प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। यूपीटीईटी की इस सीरीज में आपका स्वागत है। हमने आपसे 50 सीरीज देने का वादा किया था पर्यावरण का, और जिसमें से ये आपकी 5वीं सीरीज है और लगातार यह आगे बढ़ रही है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस तरह से आपको हिंदी, संस्कृत और मैथ और उसके बाद जो आपका बचता है बाल विकास, सबकी सीरीज आपको मिल जाएगी जो आपके लिए लाभदायक होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा, वायुदाब नापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? आपको इसका आंसर करना है। वायुदाब नापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है या किससे जाना जाता है? तो आप जानते हैं वायुदाब किससे नापा जाता है? बैरोमीटर से नापा जाता है। किससे नापा जाता है? बैरोमीटर से नापा जाता है। ठीक है, क्या नापा जाता है? बैरोमीटर से। सेस्मोग्राफ किसके लिए होता है? तो आप कहेंगे सेस्मोग्राफ भूकंप के लिए होता है, भूकंप का पता करता है। थर्मामीटर बॉडी के टेम्परेचर को नापने के लिए होता है, और हाइग्रोमीटर आर्द्रता को नापता है। तो यहाँ पे देखिए सबके बारे में दिया गया होगा। वायुदाब मापने के लिए बैरोमीटर नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। बैरोमीटर से वायुदाब नापने के लिए पारा Hg नामक धातु का उपयोग किया जाता है। याद रखिएगा, बैरोमीटर में भी जो जिसका उपयोग किया जाता है वायुदाब नापने के लिए वो क्या होता है? पारा होता है। क्या कहते हैं इसे? Hg कहते हैं। ठीक है, उसके बाद धातु का प्रयोग किया जाता है। बैरोमीटर के पारे का नीचे गिरना, बैरोमीटर का पारा अगर नीचे गिरता है तो आधे युक्त मौसम होने की संभावना है, जबकि थर्मामीटर मानव शरीर का तापमान नापता है, सेस्मोग्राफ भूकंपीय तीव्रता को नापता है, और हाइग्रोमीटर वायुमंडल की आर्द्रता नापने के लिए जिम्मेदार होता है। इस प्रकार से मैं आपको बता दूं, हमारे पर्यावरण के सीरीज में जो है आपका परिवार है, स्वास्थ्य है, भोजन, स्वास्थ्य, सुरक्षा है, उसके बाद आपका पर्यावरण है, पर्यावरण के घटक हैं, उसके बाद पर्यावरण के जो क्या कहते हैं पारिस्थितिकी तंत्र है, पारिस्थितिकी तंत्र के बाद खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल, ये सब चीज़ें हैं। उसके बाद पिरामिड्स के बारे में चर्चा करनी। फिर आगे जब आप बढ़ जाएंगे तो उसमें भारत के पर्वत, पठार, नदियाँ, झील, मैदान, और उसके बाद आपके पारिस्थितिकी तंत्र दिए गए हैं जहाँ पे आपको ये बताना डेजर्ट प्लांट, डेजर्ट एनिमल। ठीक, उसके बाद इस हिसाब से मरुस्थलीय पौधे क्या होते हैं, मरुस्थलीय जीव क्या होते हैं, जंतु क्या होते हैं। इस प्रकार से पूरा आपको पृथ्वी से संबंधित चीज़ें, संविधान से संबंधित चीज़ें, इन सभी को कोर्स में डाला गया। कोर्स एक प्रकार से पर्यावरण कहने के लिए है। इसमें आपकी ज़्यादातर टॉपिक सामान्य ज्ञान की भी हैं, और इसलिए आपको सामान्य ज्ञान, उसमें विज्ञान भी है, सामान्य ज्ञान की सारी टॉपिक हैं, तो आपको सबको पढ़ना होगा। यह प्रैक्टिस पेपर आपके पूछे गए एग्जाम से लिया गया है। इस प्रकार से पूरे प्रैक्टिस पेपर खत्म होने के बाद चैप्टर वाइज हम लोग उसकी समरी पढ़ेंगे, और समरी पढ़ने के बाद क्या करेंगे, उससे रिलेटेड कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन करेंगे, और इस प्रकार से हमारी 50 की श्रृंखला पूरी होने वाली। वही काम हम हिंदी में करेंगे, वही काम हम सीडीपी में करेंगे, वही काम हम मैथ में करेंगे, और वही काम हम किस में करने वाले हैं? संस्कृत में करने वाले हैं। बस आपका साथ चाहिए, आपका सहयोग चाहिए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। बीटी कपास, मैंने पिछले वीडियो में भी आपसे बताया था, बीटी मतलब होता है बैसिलस थोरेंजेंसिस। यह एक बैक्टीरिया है। ठीक है, इससे कई फसल उगाई जाती है, जैसे आपका बीटी बैगन है, बीटी कपास है, बीटी, ठीक है, बीटी अब कई जगह आ गया। ये बैसिलस थोरेंजेंसिस, इसका फुल फॉर्म क्या है? बैसिलस थोरेंजेंसिस नामक बैक्टीरिया है। ठीक है, यह एक ट्रांसजेनिक पौधा होता है। कैसा पौधा होता है? ट्रांसजेनिक पौधा होता है। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है क्या है, तो आप कहेंगे ट्रांसजेनिक पौधा है। आपका आंसर तो इतने में हो जाता है। ठीक है, बीटी कपास यानी बीटी बैगन या बीटी कपास, बीटी बहुत सारे होते हैं। ठीक है, बीटी एक ट्रांसजेनिक पौधा है। यह कपास के पौधों में बैसिलस थोरेंजेंसिस यानी बीटी जीवाणु की उपस्थिति होती है। यह जीवाणु की उपस्थिति के कारण पौधे में कीटनाशक पैदा करने की क्षमता का विकास होता है, जिससे हानिकारक कीटों से पौधों की सुरक्षा होती है। यानी हानिकारक, जैसे पौधे के अंदर यह है कीटों से लड़ने की उसमें खुद ही क्षमता आ जाती है। मतलब ऊपर से आपको कोई दवा नहीं डालनी पड़ती, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड नहीं डालना पड़ता है। खुद ही जैसे कोई कीट उसे खाना शुरू करेगा वो क्या होगा? मर जाएगा। तो ये सुरक्षा अपने आप से कर लेता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? बैसिलस थोरेंजेंसिस बैक्टीरिया कहा जाता है। क्लियर है? चलिए, कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है? कह रहा है वायुमंडल का कौन सा ऐसा प्रदूषक है जो वायुमंडल में अम्लीय वर्षा करने का मुख्य कारक बनता है? आंसर बताना आपको। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक क्या है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, H2S, HCl और N2। यानी अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण, एक सेकंड सॉरी, अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है, जो उद्योगों तथा वाहनों से उत्सर्जित होती है, तथा वर्षा की बूंदों तथा ओस की बूंदों के साथ मिलकर अम्लीयता का गुण प्रदर्शित करती है। इससे फसलों तथा इमारतों की छत पहुंचती है और स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। निम्न में से सर्वाधिक
निम्नलिखित में से सर्वाधिक उत्पादन पारिस्थितिकी तंत्र है। कह रहा है कौन ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र है जिसमें सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। आपको बताना है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है, टुंड्रा वन है, सवाना वन है और मरुस्थली वन है। तो आपको बताना कहाँ पे होता है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में कहाँ होता है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन सर्वाधिक उत्पादक परिस्थितिकी तंत्र है, क्योंकि इस प्रकार के वन विषुवत रेखा के आसपास पाए जाते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं। विषुवत रेखा के आसपास पाए जाने वाले वन को क्या कहते हैं। उष्णकटिबंधीय वन कहते हैं। याद रखिएगा, उष्णकटिबंधीय वन कहाँ पाए जाते हैं। विषुवत रेखा के आसपास पाए जाते हैं। परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र में पर्याप्त वर्षा तथा पर्याप्त तापमान होने के कारण पारिस्थितिकी तंत्र के उत्पादन के लिए आदर्श उत्पन्न हो जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन आम पकाने के लिए, आम क्या नीम, यहाँ पे कोई भी फल ले लेते हैं, उसे पकाने के लिए जिम्मेदार होता है या प्रयोग में लाया जाता है। कौन सा ऐसा है। तो उसका नाम है, आपको बताना है, कैल्शियम कार्बाइड। आप अक्सर मार्केट में जाते हैं, कहते हैं कार्बाइड ले आकर रख दो, आम पक जाएगा। ठीक है। केला के लिए भी कार्बाइड आप ले आकर रख देते हैं, आम पक जाता है। लीची हो, ठीक है। तो एक कार्बाइड क्या है, एक कैल्शियम कार्बाइड है। तो आपको आंसर याद रखना, कैल्शियम कार्बाइड। आम या अन्य फसलों को पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड CaC2 नामक रसायन का उपयोग किया जाता है। इस रसायन से एसिटिलीन गैस का उत्सर्जन होता है, जो फल पकाने के लिए क्या होता है, सहायक होता है। कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से फैलती। कह रहा है कौन सी ऐसी बीमारी है जो मतलब गंदा जल, दूषित जल हो, उसे पीने से फैलती है, उसे बताना है। तो उस बीमारी का नाम क्या होता है, टाइफाइड होता है। उस बीमारी का नाम क्या है, टाइफाइड है। टाइफाइड रोग दूषित जल पीने से फैलता है। इसे आंत्र ज्वर यानी आंत का बुखार भी कहा जाता है। यह रोग साल्मोनेला टाइफोसा नामक जीवाणु से होता है। यह रोग किससे होता है, साल्मोनेला टाइफोसा नामक जीवाणु से होता है, जो दूषित जल में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, दूषित जल में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं। कह रहा कौन ऐसा है जो ग्रीन हाउस गैस में नहीं आता। कौन ऐसा है जो ग्रीन हाउस गैस में नहीं आता। कार्बन डाइऑक्साइड, N2O और CO2। फिर से देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, N2O, CO और CH4 कौन है। 4 दिए गए हैं ऑप्शन, आपको बताना है। ग्रीन हाउस गैस वे गैस होती हैं जो पृथ्वी के ऊष्मीय तापमान को बढ़ाने में सहायक होती हैं। प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें हैं कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। परंतु कार्बन मोनोऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस की श्रेणी में नहीं आता। कार्बन मोनोऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस की श्रेणी में नहीं आता। इनमें से कौन द्विबीजपत्री पौधा है। कह रहा कौन ऐसा पौधा है जो 2 बीजपत्री, जिसके बीजपत्र 2 पाए जाते हैं, बीज में 2 दालें पाई जाती हैं, 2 बीजपत्र पाए जाते हैं। तो यहाँ पे बांस है, केला है और उसके बाद कौन है, गन्ना है और सरसों है। तो आपका द्विबीजपत्री कौन हो जाएगा, सरसों हो जाएगा। कौन हो जाएगा, सरसों हो जाएगा। ये फसलें जिनके बीज 2 पत्ती वाले यानी 2 दाल वाले होते हैं, जिसमें 2 दाल निकलती, सीधे सीधे आप समझ लें, छिलका हटाएंगे 2 दाल निकलेगी, उसे हम द्विबीजपत्री पौधा कहते हैं। जैसे सरसों है, अरहर है, मटर है, चना है आदि। पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है, यानी जल किसके द्वारा पौधों में ऊपर की तरफ चढ़ता है। तो आप कहेंगे जल जाइलम। जल किससे संबंधित है, जल और खनिज किससे, जाइलम से। और पौधों में बना हुआ भोजन फ्लोएम के थ्रू शरीर में पौधों के अन्य भागों में नीचे तक जाता है, यानी पत्तियों में भोजन का निर्माण होता है, फिर तनों में, जड़ों तक पहुंचाया जाता है फ्लोएम के माध्यम से, और मिट्टी में डाले गए जल और खनिज को जाइलम के माध्यम से पत्ती तक पहुंचाया जाता है। ठीक है। चलिए, कौन सा प्रथम साहित्यिक स्रोत है। कह रहा कौन ऐसा है जो प्रथम साहित्यिक स्रोत है। आपको इसका आंसर करना है, प्रथम साहित्यिक स्रोत कौन है, आपको बताना। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। भारत का प्राचीनतम और प्रथम ग्रंथ ऋग्वेद है। भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन है, ऋग्वेद है। हमने पीईटी वाली क्लास में आपको पूरा ऋग्वेद पढ़ाया है। ठीक। इस ग्रंथ में इंद्र को सर्वश्रेष्ठ देवता माना जाता था। 4 वर्णी सिद्धांत सर्वप्रथम इसी पुस्तक के 10वें मंडल पुरुष सूक्त से मिलता है। ऋग्वेद में कुल वाल्खिल स्रोतों के साथ कितने हैं, 128 सूक्त हैं, 1028 सूक्त हैं, और कितने मंडल हैं, 10 मंडल हैं। वायुमंडल में 99% भाग पर किन 2 गैसों का विस्तार है। वायुमंडल में 99% भाग पर किन 2 गैसों का विस्तार है, तो आप बताएंगे। एक तो आपका नाइट्रोजन हो जाता है 78% और 21% क्या हो जाता है आपका ऑक्सीजन। तो 99% क्षेत्र पे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है। कौन है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है। कितना है, ऑक्सीजन 21% है, अब तो 20 दशमलव कुछ देता है, और नाइट्रोजन 78% है। तो दोनों मिलाकर के 99% पे इन्हीं लोगों का आक्रमण है। ठीक।
मतलब इनका प्रसार है, आक्रमण नहीं है। पर्यावरण अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य क्या है? कह रहा है शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य क्या है, मतलब शिक्षा के उद्देश्य से भ्रमण करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बच्चों में क्या करना है, बच्चों की ऊर्जा को विकसित करना, छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव करना, समाजीकरण को बढ़ावा देना या टीम भावना बढ़ाना। छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करना, छात्रों के लिए क्या करना, प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करना। जैसे सपोज करते हैं आपने किसी का बागान नहीं देखा है, आपको बागान से संबंधित चीज़ें नहीं पता है, ठीक। अब आपको क्या करना है कि कोई बताए कि मैं उनके यहाँ गया था, उनके यहाँ आम का पेड़ है, लीची का पेड़ है, कटहल का पेड़ है, ठीक है, नीम का पेड़ है, और उनके यहाँ नीमा है, उनके यहाँ इतने अच्छे अच्छे फ्लावर हैं, इतना अच्छा डेकोरेशन है, कहने वाली कोई बात नहीं। तो आप अगर नहीं देखें आप, तब तो आप कहेंगे चलो फेंक रहा है, बहुत फेंकू है। लेकिन जब आप जाएंगे प्रत्यक्ष उस तरह की डिजाइन को देख के आएंगे, कहीं घास लगाई गई है, कहीं पे नीम के पौधे हैं, कहीं पे नींबू के पौधे हैं, कहीं पे आम के पौधे हैं, कहीं पे कटहल के पौधे हैं, तो देखेंगे कि एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट, नारियल है, केला है। तो आप जब उसे देखेंगे तो आपके अंदर एक उत्सुकता जगेगी कि हम भी इस तरह से क्या करें, बनाएं। तो जब बच्चा देख के आएगा ना, तो वो क्या काम करेगा, अपने ज़मीन पे बनाने की कोशिश करेगा, पौधा लगाने की कोशिश करेगा। तो ये सबसे ज़्यादा छात्रों के प्रत्यक्ष अनुभव के लिए होता है। जब कोई चीज़ हम प्रत्यक्ष देखते हैं तो उस चीज़ों को सीखना आसान होता है, लेकिन जब हम अप्रत्यक्ष देखते हैं तो उस चीज़ों को सीखना कठिन होता है। जैसे जब हम सिर्फ कल्पना की दृष्टि से देखते हैं तो हमारे लिए बहुत कठिन है, लेकिन जब हम प्रत्यक्ष वहाँ पे होकर के देखते हैं तो बहुत आसान होता है। जैसे जब आप कभी गाड़ी बनवाने जाते हैं, गाड़ी आपकी ख़राब हो जाए, बाइक ख़राब हो जाए, तो वहाँ पर आप जब जाते हैं दुकान पे, देखते हैं कि दुकानदार क्या क्या करता है, तो आप धीरे धीरे सीख जाते हैं कि मोबिल को ऐसे निकालता है, ऐसे चैम्बर साफ करता है, वो चीज़ें आपको आ जाती हैं, वो प्रत्यक्ष ज्ञान है। लेकिन अगर आपको बता दिया जाए कि मोबाइल पे ऐसे दिखा दिया जाए कि इंजन को ऐसे साफ किया जाता है, इसको ऐसे, तो आप नट ही नहीं खोल पाएंगे, क्योंकि आपके पास उस प्रकार की टूल्स नहीं होंगे, औजार नहीं होंगे। तो ये चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है प्रत्यक्ष ज्ञान के लिए। तो किसके लिए होता है? प्रत्यक्ष ज्ञान के लिए होता है। कार्की रूप से शुष्क मिट्टी को क्या विशेषताएं हैं? कह रहा शुष्क मिट्टी की क्या विशेषताएं हैं, कार्की रूप से बताना है। मिट्टी की लवण सांद्रता अधिक होती है। मिट्टी में क्या हो जाती है? लवण सांद्रता अधिक हो जाती है। मिट्टी की क्या होती है? लवण सांद्रता अधिक हो जाती। अरे यार पीडीएफ क्लियर नहीं। सतत और व्यापक मूल्यांकन क्यों आवश्यक? सतत और व्यापक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? मैं पढ़ दे रहा हूँ, थोड़ा सा पीडीएफ क्लियर नहीं है। देखिए, सतत और व्यापक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है, तो आपको बताना है सतत और व्यापक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है। निरंतर मूल्यांकन होते रहने से शिक्षार्थियों में परीक्षा का अनावश्यक भय नहीं रहता। चरने वाले पशु वनस्पति को कैसे बदलते हैं? चरने वाले पशु वनस्पति को कैसे बदलते हैं? बीज के प्रकीर्णन द्वारा, पर परागण द्वारा, चुनकर चरना या रोग फैलाकर। घास चरने वाले पशु सभी वनस्पतियों को समान रूप से नहीं चरते, बल्कि कुछ ही वनस्पतियां अधिक खाते हैं, जिससे वे वनस्पतियां धीरे धीरे नष्ट हो जाती हैं तथा उनके स्थान पर अन्य वनस्पतियां उगाती हैं। निम्नलिखित में से कौन स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक है? कह रहा है हड्डियों की मजबूती के लिए क्या आवश्यक है, तो आपको बताना है कैल्शियम और पोटेशियम। कौन? तो यहाँ पे पोटेशियम है और विटामिन के दिया गया है, लेकिन वो तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। कैल्शियम और विटामिन ए भी आपका आंसर गलत है। कैल्शियम और विटामिन सी ये भी आंसर गलत है। कैल्शियम और विटामिन डी ये आपका सही आंसर है। कैल्शियम और विटामिन डी हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सिफेरॉल है तथा विटामिन केवल प्राकृतिक रूप से सूर्य की किरणों द्वारा प्राप्त किया जाता है। कौन? विटामिन डी प्राकृतिक रूप से सूर्य की किरणों द्वारा प्राप्त किया जाता है। मैं आपको बता दूं, दूसरा चैप्टर जो हमारा है भोजन, स्वास्थ्य और सुरक्षा, उसमें हमको विटामिन पढ़ने हैं, मिनरल पढ़ने हैं, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट पढ़ना, प्रोटीन पढ़ना, फैट पढ़ना, लिपिड पढ़ना, इन सभी चीज़ों को हम आपको पढ़ाएंगे। साथ में और भी आपकी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे उसमें आपके स्वास्थ्य से संबंधित बैक्टीरिया जनित बीमारियां, वायरस जनित बीमारियां, प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारियां, प्लेटेहेल्मिन्थेसिस से होने वाली बीमारियां, इन सबको पढ़ना है। तो इन सबको पढ़ने के लिए आपको क्या करना होगा? चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और जैसी क्लास आएगी वो क्लास आपको दे दी जाएगी। चलिए, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी आपको बताना। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन है? माउंट एवरेस्ट है, K2 जिसे K2 कहते हैं, ठीक है। 8,800, कहीं कहीं 8,850 मिलता, कहीं कहीं 8,848 मिलता, ठीक। हाँ, आगे प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि आधारित है। बताइए, प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि आधारित है किस पे? शिक्षण विधि सिद्धांत पे। किससे? शिक्षण विधि सिद्धांत।
वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, और उसके बाद ओजोन मंडल, उसके बाद क्या हो जाता है आपका? तो बहिर्मंडल हो जाता है। सबसे नीचे कौन होता है? आपका क्षोभ मंडल होता है। देख लेते हैं। वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्षोभ मंडल कहते हैं। यह मंडल पृथ्वी से 18 से 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक, ये सब छोड़ दीजिए, चलिए ध्यान दीजिए। और उसका विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी का क्या नाम है? विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। विटामिन ए से रतौंधी हो जाता है। विटामिन B1 से क्या हो जाता है? बेरी हो जाता है। और थकान विटामिन से संबंधित रोग नहीं। चलिए, भारत की प्रथम महिला IPS अफसर कौन थी? भारत की प्रथम महिला IPS अफसर कौन थी? तो ये तो आप जानते हैं, किरण बेदी थी, ठीक है, जो इस समय राज्यपाल हैं। कहाँ की? पांडुचेरी की। आगे बढ़ जाए। असम का प्रसिद्ध एक सींग वाले गैंडे वाला जैव अभ्यारण्य क्या? मैंने अपने कम्युनिटी पे एक क्वेश्चन डाला था और आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने सही आंसर दिया था। लगभग 700 लोगों ने उस क्वेश्चन को किया था और मुझे उम्मीद है कि 700 लोगों में से लगभग 699 लोगों ने सही आंसर किया, 2-3 लोगों ने गलत आंसर किया। तो काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे? असम में है और एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1908 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1908 ईस्वी में हुई थी। निम्नलिखित में से कौन आग्नेय चट्टान का उदाहरण है? कह रहा कौन ऐसा है जो आग्नेय चट्टान का उदाहरण है? आपको बताना है कौन ऐसा है जो आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। तो बेसाल्ट है। कौन है? बेसाल्ट है। कौन है? बेसाल्ट है जो आग्नेय चट्टानों का उदाहरण है। आग्नेय चट्टानों का निर्माण ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा के जमा होने से होता है। यह चट्टान में खनिज पदार्थों की अधिकता पाई जाती है। इस चट्टान के उदाहरण है ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पेग्मेटाइट आदि। पृथ्वी के वातावरण की किस सतह में ओजोन परत पाई जाती है? पृथ्वी के वातावरण की किस सतह में ओजोन परत पाई जाती है? स्ट्रेटोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर और आयनोस्फीयर। तो आप कहते हैं किसमें पाई जाती है? स्ट्रेटोस्फीयर, जिसे समताप मंडल आप कहते हैं। किसमें? स्ट्रेटोस्फीयर में, जिसे आप क्या कहते हैं? समताप मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? समताप मंडल कहते हैं। चलिए, सिख धर्म के संस्थापक निम्न में से कौन है? सिख धर्म के संस्थापक निम्न में से कौन है? आप बताना, सिख धर्म के संस्थापक कौन है? गुरु नानक देव। कौन है? गुरु नानक देव सिख धर्म के संस्थापक हैं। सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक देव ने की थी। गुरु नानक देव का जन्म पंजाब के तलवंडी नामक स्थान पर 1469 ईस्वी में हुआ था। भूकंप की तीव्रता नापने वाला यंत्र क्या है? सिस्मोग्राफ है। कौन है? सिस्मोग्राफ है भूकंप की तीव्रता नापने वाला। वायुदाब, बैरोमीटर वायुदाब नापता है। फिजियोग्राफ बॉडी से संबंधित है और कार्डियोग्राफ हार्ट, यानी हृदय की हार्ट से संबंधित चीज़ों की जांच करता है। चलिए, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन कौन सा होता है? दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन आपको बताना। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन 22 दिसंबर को, सॉरी, कब होता है? 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन होता है, क्योंकि इस दिन को 22 दिसंबर को, माफ करिएगा, 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है, क्योंकि इस तिथि को सूर्य का प्रकाश मकर रेखा पर लंबवत पड़ता है। यह घटना मकर संक्रांति कहलाती है। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का नाम क्या है? सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का नाम क्या है? स्वामी दयानंद सरस्वती। क्या नाम है? स्वामी दयानंद सरस्वती। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी। इनका प्रसिद्ध वाक्य था वेदों की ओर लौटो। इनका प्रसिद्ध वाक्य क्या था? वेदों की ओर लौटो। बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? बिहू कहाँ का लोक नृत्य है? असम का। कहाँ का है? असम का लोक नृत्य है। और खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को क्या कहा जाता है? खाद्य श्रृंखला के पारस्परिक समूह को क्या कहते हैं? खाद्य जाल कहते हैं। क्या कहते हैं? खाद्य जाल कहते हैं। मुझे उम्मीद है कि आज की श्रृंखला आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो अपने दोस्तों को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।